स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की हिंदी पढ़ने वाले हैं। बुक का नाम है आरोह भाग 2। कविता का नाम है सहर्ष स्वीकारा है और इसको लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। सहर्ष का मतलब होता है खुशी के साथ स्वीकारना किसी चीज को, ठीक है। सहर्ष स्वीकारा है यानी कि खुशी के साथ किसी चीज को स्वीकारना। तो इस कविता में मैं आपको इसकी पूरी इजी एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि इससे जो भी फिर क्वेश्चन आएगा आप उसको फिर अपने एग्जाम में कर पाओगे। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आके मुझसे आप पूछ सकते हैं, अपना जो भी आपका क्वेश्चन हो मैं आपको वहां पे रिप्लाई जरूर करूंगा। तो सबसे पहले परिचय के साथ स्टार्ट करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी इस कविता के कवि हैं और ये जो कविता है उनके निजी अनुभवों यानी कि उनके पर्सनल एक्सपीरियंसों पर ही आधारित है। और इस कविता के अंदर एक शब्द आएगा बार बार, तुम या फिर तुम्हें, ठीक है। तो इसमें तुम का मतलब यानी कि जिससे कवि प्यार करते हैं वो कवि की माँ भी हो सकती है, उनकी पत्नी भी हो सकती है, कोई प्रेयसी भी हो सकती है यानी कि जिनसे वो प्यार करते हो, कोई बहन भी हो सकती है। तो ये अभी तक रहस्य बना हुआ है, अभी तक कोई भी नाम लिंग कुछ भी स्पष्ट रूप से बताया नहीं है कवि ने कि कौन है जिनसे वो प्यार करते हैं और जिनसे उन्हें शक्ति मिलती है। कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी कमजोरियां हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, ठीक है, जो भी चीजें उन्होंने अचीव करी हैं, उन्हें हमेशा उनके प्रिय का प्यार मिला और अपना मतलब जो भी समय जैसा भी था वहां पे समर्थन भी मिला अपने जिनसे वो प्यार करते हैं, ठीक है। हर टाइम में उन्होंने उसका सपोर्ट करा। किसका? कवि का। किन्होंने करा ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। अब इसका संदर्भ देखते हैं क्या है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा से लिया गया है, ठीक है। तो आज का जो हमारा काव्यांश है वो यहां से लिया गया है। अब मैं आपके सामने कविता की लाइनें पढ़ूंगा, फिर इसकी प्रसंग की लाइनें भी मैं आपको बताऊंगा क्या होंगी। तो जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी है ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है संवेदन तुम्हारा है। तो इसमें प्रसंग में यही है कि इस काव्यांश में कवि अपने रहस्यमयी प्रिय को संबोधित करते हैं यानी कि जिनसे वो प्यार करते हैं, ठीक है। रहस्यमय तरीके से मतलब उन्होंने इस कविता में बताया, क्योंकि कोई भी नाम नहीं बताया किससे वो प्यार करते हैं, कौन है, कुछ नहीं बताया, पर उनको वो संबोधन करते हुए कहते हैं कि मतलब अपने प्रिय को, मतलब वो कहते हैं कि जो उनका प्यार है वो हमेशा मिला और अपने प्रिय का जो प्यार है वो कवि को हर चीज करने की क्षमता भी प्रदान करता है, ठीक है। अब आगे इसकी व्याख्या मैं आपको बताता हूँ। कवि ने स्पष्ट किया हुआ है कि उसने अभी तक अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां हासिल की, उसे जो भी कुछ प्राप्त हुआ, जो भी उसे मिला जिंदगी में, सब कुछ कवि ने खुशी खुशी से स्वीकार कर लिया है। चाहे फिर गरीबी मिली हो, अनुभव मिले हों, विचार मिले हों, बाहर की दृढ़ता, ठीक है, या फिर अंदर की तरलता, ये सब उसके लिए नए हैं, ठीक है। अब आगे इसमें देखते हैं क्या है। यह गरीबी गर्वीली है, ये अनुभव गंभीर हैं, ये विचार वैभवशाली हैं। कवि इन सबको हर्ष के साथ यानी कि खुशी के साथ इसलिए स्वीकार कर रहा है क्योंकि वह स्वयं मतलब यानी कि वो क्योंकि खुद को या स्वयं को अपने प्रिय से अलग करके नहीं देख सकता, ठीक है। और वह अपने प्रिय से इतना ज्यादा घनिष्ठ रूप से, इतना ज्यादा मतलब वो जुड़ा हुआ है कि उसकी खुशी में ही कवि अपनी खुशी देखता है, जिससे कवि प्यार करता है। और कवि की प्रिय कवि की सभी स्थितियों को प्यार करती है यानी कि जो कवि जिनसे प्यार करता है वो हर तरीके की परिस्थितियों में, स्थितियों में कवि का साथ देती है और कवि के साथ खड़ी रहती है, ठीक है, और पूरा समर्थन करती है। और फिर आगे क्या है, कवि कहता है कि उसके जीवन में हर पल घटित होने वाली स्थितियां, जागृत होने वाली भावनाएं सभी उसे हर्ष के साथ स्वीकार्य है। यानी कि जो भी उसके जीवन में जो भी चीजें घटती हैं, जो भी स्थितियां आती हैं, कवि उसको खुशी के साथ स्वीकारता है क्योंकि उसके साथ कवि की प्रिय की संवेदना जुड़ी हुई है, ठीक है। क्योंकि इसको समर्थन कवि को किसका मिलता है? अपनी प्रिय का। अब आगे काव्यांश है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अब इसमें क्या बताया गया है, प्रसंग देखते हैं। इस काव्यांश में कवि अपने प्रिय से स्वयं के संबंधों की व्याख्या करते हैं यानी कि जिनसे कवि प्यार करते हैं उनके साथ कैसा रिलेशन है कवि का, वो बताएंगे। तो इसकी व्याख्या बहुत आसान है, आई मैं आपको बताता हूं कि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच का प्रेम का ये जो संबंध है वो क्या है,
क्या रिलेशन है हमारे बीच का, किस नाते में तुमको इतना चाहता हूँ। मुझे तो इतना पता है कि मैं इस प्रेम को दिल से जितना भी मैं व्यक्त करूं और बांटता हूं उतना ही ये बार बार से फिर भर आता है। यानी कि इतना ज्यादा वो प्यार करते हैं कि जितना वो बताएं उतना कम है, ठीक है। और आगे क्या है, मेरे दिल में प्यार का कोई झरना सा लगता है जिससे लगातार प्रेम की वर्षा होती है, प्यार की बारिश। दिल में प्रेम का कोई मीठा स्रोत है जिससे लगातार प्यार का जल छलकता रहता है, ठीक है। मेरे दिल के अंदर तुम्हारा प्यार है और इस प्रेम पूरे हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो, यानी कि दिल पे राज करते हो। अब ये नहीं बताया यहाँ पे कि किसके लिए ये सारी बातें कही जा रही हैं, ठीक है। आगे क्या है, तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा मेरे दिल में हमेशा इस प्रकार रहता है जैसे पूर्णिमा का चांद रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरता है। आपको पता है पूर्णिमा के दिन, मतलब सॉरी, पूर्णिमा की रात को जो चांद है वो कितना चमकदार होता है, ठीक है, अपनी चांदनी बिखेरता है। उसी तरीके से कवि यहाँ पे अपने प्रिय के लिए कहता है। अब आगे की लाइनें क्या हैं, आइए देखते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसे मैं नहालूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है कमजोर और अक्षम। अब हो गई है आत्मा यह चटपटाती छाती को, भविष्यवक्ता डराती है बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। इसमें प्रसंग क्या है देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि प्रिय की आत्मीयता, ठीक है, और एवं पूर्ण समर्पित कोमल भावनाओं से वह इतना विवल है कि स्वयं को उसका उचित पात्र नहीं समझता, ठीक है। वो कहता है कि ये सब मैं डिजर्व नहीं करता जितना सब मुझे अपने मतलब प्रिय से मिल रहा है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देखो क्या होगी। कवि अपने प्रिय से प्रार्थना करता है कि वह उसे भूल जाना चाहता है, ठीक है। हालांकि उसे भूलना कवि के लिए बहुत बड़ा दंड होगा एक तरीके से, लेकिन फिर भी वह इस दंड को झेलना चाहता है। और मतलब यहाँ पे कवि ये भी चाहता है कि उसका जीवन, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, अब इसको कवि पढ़िएगा। कवि चाहता है कि उसका जीवन अपने प्रिय के मतलब वियोग के कारण, ठीक है, यहाँ पे वियोग होगा, वियोग के कारण दक्षिणी ध्रुव जैसे अनंत अंधेरे में डूब जाए, ठीक है, कि वो अलग होके ऐसा हो जाए जैसे दक्षिणी ध्रुव में एक अनंत अंधेरा, ठीक है, बिल्कुल जैसा होता है वैसा हो जाएगा उसका जीवन। वियोग की गहरी अमावस उसके चेहरे पर, शरीर पर, हृदय पर, यानी कि दिल में छा जाए, वो ऐसा चाहता है कवि। वह उस वियोग वेदना को भरपूर झेले और उसमें नहा ले, ठीक है। कारण यह है कि उसका वर्तमान जीवन अपने प्रिय से पूरी तरह घिरा हुआ है, ठीक है। उसका प्रिय हर जगह कवि का साथ देता है। और आगे अब क्या है, देखो ज्यादा आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है कविता में, जो इसकी व्याख्या बनती है वो आपको समझ लेनी है, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो हमें पूरी तरीके से उसका अर्थ नहीं समझ आ पाता, तो आपको उस तरीके से समझना है कि जिससे आपको अपने पेपर में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आगे है, प्रिय का प्रेम पूर्ण रूप से उसके ऊपर छाया हुआ है, ठीक है, जिससे कवि प्यार करता है। प्रिय के साथ का मनोरम उजाला, सुखमय साथ अब कवि को सहा नहीं जाता है, इतना ज्यादा प्यार जो कवि को मिल रहा है। उसके लिए प्रिय के प्रेम का प्रकाश अब असहनीय हो गया है, कि जिस तरीके से कवि जिससे प्यार करता है और जो उसका प्यार है, वो जो उसका प्रकाश है वो कवि अब सह नहीं पाता, ठीक है। अब आगे फिर क्या है, इस अतिशय प्रेम के कारण उसकी आत्मा कमजोर और सामर्थ्यहीन हो गई है, ठीक है। उसकी आत्मा कमजोर होती जा रही है क्योंकि कवि बहुत ज्यादा आश्रित हो गया है अपने प्रेम पे। और उसे भविष्य का डर ये है कि कहीं वह अपने प्रिय को खो ना दे, इसलिए वो आज अलग होना चाहता है कि अगर वो इतना ज्यादा जुड़ के और भविष्य में कभी उसको खो देता है तो ज्यादा दुख होगा, ठीक है। भविष्य की यह आशंका सोच सोच कर उसको इतना ज्यादा डर लगता है कि उसका हृदय बेचैन हो जाता है। आगे क्या है, इसलिए अब उसे अपने प्रिय का बहलाना, सहलाना, रह रहकर अपनापन जतलाना, ये सब कवि को अब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको डर है कि भविष्य में हम अलग ना हो जाएं। वह अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है, कि जहाँ पे उसको कवि का जो मतलब जो प्रेमिका का या जो भी मतलब जिसे वो प्रेम करते हैं जो प्रेम मिल रहा है वो ना मिले और कवि खुद आत्मनिर्भर हो। अब आगे का देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक मतलब आप देखोगे कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, ठीक है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब इसका प्रसंग है कि इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि सचमुच मुझे दंड दे दिया जाए तथा आज तक
मतलब कवि जिंदगी में जो भी कुछ था या उसे मतलब जो भी कवि ने जो भी कुछ कवि को मिला, जो भी उसने अचीव किया, वो सभी के लिए मतलब अपने आप को ये कहता है कि मैं खुशी के साथ हर चीज को स्वीकार करता हूँ। अब इसकी व्याख्या समझो क्या है। हे प्रिय, दोबारा से यहाँ पे कवि संबोधित करते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। हे प्रिय, तुम सचमुच मुझे दंड दे दो, मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं में, भीषण सुनसान अकेली सुरंगों में, दम घोटू धुएं के बादलों में विलीन हो जाऊं। ठीक है, इस तरीके से वो कहते हैं। और आगे, मेरा जीवन घुटन में दबकर समाप्त हो जाए, अकेलेपन से मैं पीड़ित हो जाऊं। ठीक है, पूरी तरीके से कोई भी ना हो मेरे साथ, उन पाताली अंधेरों में खो जाने के बाद भी मेरा सहारा तो तुम ही होगी, वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारी यादों का सहारा है। ठीक है, मुझे कुछ नहीं होने देगा, तुम्हारी यादों का सहारा। फिर क्या है, तुम्हारी प्यारी यादें मुझे अकेलेपन में भी खुश रखेंगी। जो कुछ भी है या जो कुछ भी होने की संभावना है वह सब तुम्हारे ही कारण है, क्योंकि हर स्थिति में वो कवि के साथ रहती हैं। मेरा जो कुछ भी प्राप्य है, जो भी मुझे कुछ मिला है, ठीक है, वो तुम्हारे ही कारण, मतलब तुम्हारे ही कार्य को, मतलब जो जो तुमने कार्य किया उसका प्रभाव है। और अब तक मुझे अपनी जिंदगी में जो भी कुछ मिला है या प्राप्त हुआ है, अभी तक जो भी प्राप्त हुआ है, वो सब मुझे खुशी से मैंने स्वीकारा है, उस चीज को मुझे स्वीकारा है। ठीक है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, और वो क्योंकि कवि से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जो भी उनका प्रिय है। क्योंकि तुमने मेरी सुखद यानी कि खुश वाली और दुखद यानी कि दुखी हर तरीके की स्थितियों में अपना मानकर कवि को प्यार किया है, इसलिए जो भी कवि को मिला है वो सब कुछ उसका ही है, जो कवि को प्रेम करते हैं। ठीक है, अब विशेष देखते हैं। व्याख्या तो खत्म हो गई है। तो इस कविता की रचना आत्मकथात्मक शैली में हुई है, अपने बारे में, निजी अनुभवों के बारे में बताया है। संबोधन शैली का भी अच्छा प्रयोग है, लिख सकते हो। और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और तत्सम और उर्दू शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग है। और गर्बीली गरीबी में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। छंद मुक्त कविता है ये। और अगर विशेष बताऊं तो कवि का प्रिय अज्ञात है, रहस्यमयी तरीके से बताया गया है। वह कौन है इसका कुछ नहीं पता, सब रहस्य है। संबोधन शैली का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है, हम देख सकते हैं। इसी के साथ कविता समाप्त होती है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कविता समझ में आई। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको समझ में आ गई हो तो, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।